द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि श्याव्यान सोल फाइट में युनची के साथ ड्रॉ कर चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जैसे ही ली ही अचानक प्रकट हुआ, उसकी सोल पावर पूरे एरिना में फैल गई। श्याव्यान और युनची दोनों तुरंत रुक गए। युनची ने हल्की सी नाखुशी भरी आवाज निकाली, लेकिन इस लड़ाई के बाद युनची को एक बात माननी पड़ी। हालांकि श्याव्यान की सोल पावर उससे कमजोर थी और सोल पावर पर उसका कंट्रोल भी युनची जितना नहीं था, फिर भी बैटल पैटर्न को एनालाइज करने की उसकी क्षमता और सही मौके को पकड़ने की उसकी टाइमिंग युनची से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगर श्याव्यान ने अभी तक अपने इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल ना किए होते तो शायद वो काफी पहले ही हार चुका होता। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। ली को बीच में आते देख के श्याव्यान ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये लड़ाई और थोड़ी देर चलती तो उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती और आखिरकार वो युनची से हार जाता। आखिर युनची की सोल पावर पे पकड़ वास्तव में बेहद हाई लेवल की थी। ठीक है, तुम दोनों पहले जाके थोड़ा आराम करो। एरिना में उतरते ही ली ने अपनी सॉफ्ट सोल पावर दोनों की बॉडी में फैला दी, जिससे उनकी थकान तेजी से दूर होने लगी। श्याव्यान और युनची ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ बोले एरिना छोड़ के अपने अपने रेस्ट एरिया की ओर लौट गए। अब टॉप 1 से लेकर टॉप 5 तय हो चुके हैं। इसके बाद टॉप 5 से टॉप 10 की रैंकिंग के लिए मुकाबले होंगे। ली की आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स का उत्साह फिर से बढ़ गया। आखिर उनमें से किसी की सोल पावर फेरीलैंड रैम तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वो युनची जैसे मॉन्स्टर नहीं थे। दूसरे स्टेज का कंपटीशन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पूरे 10 दिन बीत गए। आखिरकार टॉप 5 से लेकर टॉप 10 तक की रैंकिंग भी तय हो गई। सेकेंड स्टेज का कंपटीशन सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। आप सभी 11 लोगों को 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। बधाई हो। 10 दिनों के लगातार कंपटीशन के बाद आखिर टॉप 10 चुन लिए गए। सिर्फ श्याव्यान और युनची फर्स्ट प्लेस पे टाई हुए थे, जबकि बाकी सभी रैंकिंग स्पष्ट रूप से तय हो चुकी थी। कंपटीशन समाप्त हो गया है। टॉप 3 यहीं रुकेंगे, बाकी सभी वापस जा सकते हैं। ज्यादा समय नहीं बचेगा, जल्दी ही थर्ड स्टेज शुरू होगा। इसे तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट भी कह सकते हो और एक एक्सपीरियंस भी। ली ही मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला, हमेशा पहेलियों में ही बात करते हैं। डूचिपी ने होठ सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया। हालांकि वो वैली मास्टर की बेटी थी, लेकिन उसे भी थर्ड स्टेज के बारे में कुछ पता नहीं था। वैली मास्टर का आदेश है, डूचिपी भी हमारे साथ चलेगी। ली की बात खत्म होते ही उसके शरीर से पावरफुल सोल वेव निकली। अगले ही पल उसने खुद सहित 5 लोगों को अपनी सोल पावर से ढक लिया। पल भर में वो सभी वहां से गायब हो गए। एरिना की व्यवस्था पहले से मौजूद लोगों ने संभाल ली, इसलिए वहां कोई भी समस्या नहीं हुई। ग्रीटिंग्स एल्डर ली ही। कुछ ही पल बाद ली ही सबको थंडर रैम के भीतर एक बेहद गुप्त स्थान पे ले आया। वहाँ कई पावरफुल गार्ड्स पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आदरपूर्वक झुक के अभिवादन किया। ये दोनों सेकंड और थर्ड रैंक पे आए हैं, इन्हें रिवार्ड दिलवा दो। ली ही ने हुआ भी और दूसरे पार्टिसिपेंट को गार्ड के हवाले किया। फिर वो युनची, श्याव्यान और डूचिपी को लेके जंगल के और भी भीतर की ओर बढ़ गया। ये जगह आखिर है कहाँ? चारों तरफ फैले घने जंगल और इसमें छिपे भयानक खतरे को महसूस करते हुए श्याव्यान धीरे से बोला। उसकी इंट्यूशन लगातार उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी। चिंता मत करो, ये थंडर रैल्म के भीतर हमारी स्वॉर्ड फोर्जन थंडर वैली का क्षेत्र है। तुम दोनों के रिवार्ड्स पहले से तैयार थे, लेकिन परिस्थितियों की वजह से अब तुम्हें दूसरा रिवार्ड भी मिलेगा। ली ही मुस्कुराया। वो सामने है। उसकी उंगली के इशारे के साथ ही जंगल के भीतर छिपी एक केव धीरे धीरे दिखाई देने लगी। क्या यहाँ कोई बैरियर है? ली को केव के बाहर खड़े देख के श्याव्यान ने पूछा। डूचिपी मुस्कुराई। यहीं हमारी थंडर वैली के कई अनमोल ट्रेजर्स रखे जाते हैं, इसलिए इसका डिफेंसिव बैरियर स्वाभाविक रूप से बेहद पावरफुल है। तुम लोग यही इंतजार करो। इतना कह के ली ही लाइट रे बन के सीधे केव के भीतर प्रवेश कर गया। उसके गायब होते ही वहाँ केवल श्याव्यान, युनची और डूचिपी रह गए। कुछ देर तक तीनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। माहौल थोड़ा अजीब और असहज हो गया था। आखिरकार युनची ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी सोल पावर काफी अच्छी है और तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी हो। अगर सोल पावर से जुड़ा कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। क्या? ये सुनते ही डूचिपी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो युनची को अच्छी तरह जानती थी। ये लड़की हमेशा बेहद घमंडी रहती थी। हेवन के नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स लोगों को तो ये देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज वो खुद श्याव्यान से बात करने की पहल कर रही थी। मिस युनची बहुत विनम्र है। श्याव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसे भी महसूस हो रहा था कि अभी हुई फाइट के बाद दोनों के बीच की दुश्मनी काफी हद तक कम हो चुकी थी, लेकिन श्याव्यान नहीं जानता था कि उसके सोल अटैक ने युनची को अंदर तक हिला दिया था। अब तक युनची हमेशा ये मानती थी कि ऑफेंसिव सोल स्किल्स लगभग बेकार होती हैं जब तक डिफेंस पर्याप्त मजबूत हो।
कोई भी सोल अटैक ज्यादा असर नहीं कर सकता, लेकिन सियाबियन का अटैक लगभग उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देता। उसी पल से युनची का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। उसी समय ली ही फिर से केव से बाहर आया। उसके पीछे लाइट कर्टेन दोबारा बंद हो गया। उसके हाथों में 2 गोल्डन स्क्रोल थे। दोनों स्क्रोल अत्यंत पावरफुल सोल पावर से सुरक्षित थे। ये तुम दोनों का रिवार्ड है, इनमें से एक एक चुन लो। ली ही बोला, पहले तुम चुन लो। युनची ने बिना आगे बढ़े कहा। उसी समय सियाबियन के भीतर 100 लीटर की आवाज गूंजी। हे लिटिल बॉय, दाहिनी तरफ वाला स्क्रोल चुनो, उसमें बहुत अच्छी चीज है। ये सुनते ही सियाबियन ने बिना एक पल गवाए दाहिने वाले स्क्रोल की ओर इशारा किया। मैं यही चुनूंगा, अभी मत खोलना, इसे अपने पास रखो, वापस जाके आराम से खोलना। ली ही ने दोनों स्क्रोल क्रम से सियाबियन और युनची को सौंप दिए। थैंक यू सीनियर, अगर कोई और संदेश नहीं है तो ये जूनियर अब विदा लेता है। सियाबियन ने सम्मान पूर्वक कहा। तुम दोनों जा सकते हो, अच्छी तरह आराम करना। 3rd स्टेज तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड साबित होगा। ली ही मुस्कुराया। सियाबियन और युनची ने हल्का सा सिर झुकाया और अपने रेजिडेंस की ओर लौट गए। अचानक ली ही की आवाज गंभीर हो गई। फियर, अब और कहाँ जाने का इरादा है? डू चीफ ही ने मुंह फुला लिया। मैं वापस नहीं जाना चाहती, उसने अनिच्छा से कहा। उसकी पहचान खास थी। हर बार जब भी वो थंडर वैली से भागने की कोशिश करती, कुछ ही टाइम बाद थंडर वैली के एक्सपर्ट्स उसे पकड़ के वापस ले आते। किसने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ के वापस ले जा रहा हूँ? ली ही मुस्कुराया। वैली मास्टर का आदेश है, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूं। अगर 3rd स्टेज में हमारी स्वर्ड फोर्जिंग थंडर वैली के यंग मास्टर का नाम बदनाम हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। सच में? डूचिपी की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत बढ़िया है। इस बार का सोल कंपटीशन सच में बाल बाल बचा। अपने रेजिडेंस में लौटते सियाबियन धीरे से बिस्तर पर लेट गया। सिर हिलाते हुए बोला, अगर आखिरी टाइम पे ली ही बीच में ना आता तो शायद सियाबियन सच में युनची से हार जाता। और सोल कंपटीशन के चैंपियन को मिलने वाले ट्रीजर्स भी बेहद कीमती थे। स्वाभाविक रूप से सियाबियन उन्हें खोना नहीं चाहता था। शुरू से लेकर आखिर तक उसने युनची की असली ताकत को कम आंका था। लिटिल बॉय, अभी आराम करने की जल्दी मत करो, वो स्क्रोल निकालो, उसमें बहुत अच्छी चीज है। जैसे सियाबियन ने महसूस किया कि उसके सोल सी स्पिरिट पैलेस की सोल पावर काफी हद तक खर्च हो चुकी है और वो आराम करने ही वाला था, उसी समय 100 लीटर की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। स्क्रोल? सियाबियन ने भौएं उठाई। बिना सोचे ही उसे समझ आ गया। 100 लीटर जिस स्क्रोल की बात कर रहा था वो वही 2nd स्टेज रिवार्ड था जो उसे अभी अभी मिला था। मास्टर, इसमें आखिर ऐसी कौन सी अच्छी चीज है? सियाबियन ने धीरे से गोल्डन स्क्रोल बाहर निकाला। पूरा स्क्रोल एक बेहद पावरफुल सोल लाइट से ढका हुआ था। साफ था कि ये उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई सील थी। याद है मैंने तुम्हें सोल स्किल्स के बारे में क्या बताया था? 100 लीटर रिंग से बाहर निकल के सियाबियन के पास आ गया। उसकी निगाहें लगातार उस गोल्डन स्क्रोल पे टिकी हुई थी। सिर्फ इंट्यूशन के आधार पर वो निश्चित था कि ये साधारण स्क्रोल बिल्कुल नहीं था। अटैक सोल स्किल्स, डिफेंसिव सोल स्किल्स। सियाबियन ने सिर हिलाया। उसे 100 लीटर की कई हर बात अच्छी तरह याद थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये शायद एक इंटरफेरेंस टाइप सोल स्किल है। 100 लीटर हंस पड़ा। इंटरफेरेंस टाइप सोल स्किल? ये सुनते ही सियाबियन की आंखें फैल गई। वह कुछ पल तक अपने हाथ में पकड़े स्क्रोल को अविश्वास से देखता रह गया। थंडर वैली के लोगों की नजर में ये सिर्फ एक नॉर्मल अटैक टाइप डोव सोल स्किल है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि स्क्रोल बनाने वाले ने इसमें जानबूझ के छलावा बनाया है। 100 लीटर की आवाज गर्व से भर उठी। मास्टर, फिर जल्दी कीजिए, सियाबियन उत्सुकता से बोला। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके वर्तमान सोल पावर से इस स्क्रोल की सील खुलने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टाइम बर्बाद करना उचित नहीं समझा। देखते जाओ, 100 लीटर पावर। 100 लीटर हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपना काला हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत विनाशकारी ब्लैक एनर्जी की लहर गोल्डन स्क्रोल को पूरी तरह घेर गई। पूरा कमरा तेज धमाके से गूंज उठा, लेकिन सियाबियन पहले ही सोल बैरियर बना चुका था, इसलिए बाहर किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। अगले ही पल गोल्डन स्क्रोल के ऊपर एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फैंटम प्रकट हुआ। उसका शरीर बिल्कुल साधारण दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर से निकलने वाला बोन मैरो तक को हिला देने वाला ओरा देख के सियाबियन के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। ये कैसे पॉसिबल है? फिर से रिइंकार्नेशन की फ्लक्चुएशन। 100 लीटर का चेहरा भी अचानक गंभीर हो गया। उसी पल सियाबियन को अपना सिर भारी महसूस हुआ। तभी उस कलरलेस फैंटम ने धीरे से मुंह खोला। जो भी इस स्क्रोल को देखे, ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए मुझे आशीर्वाद देना। बस इतना कहने के बाद मानो उसकी सारी पावर समाप्त हो गई। उसका शरीर हल्की गोल्डन लाइट में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। मास्टर, ये आखिर था कौन?
फैंटम के गायब होते ही स्क्रोल के चारों ओर मौजूद सोल सील भी पूरी तरह समाप्त हो गई। इस स्क्रोल का निर्माता एक ऐसा एक्सपर्ट था जिसने रीइंकार्नेशन रैल्म में कदम रख लिया था। सोल ईटर ने धीरे से सिर हिलाया। फिर से रीइंकार्नेशन? सेवन ने आश्चर्य से कहा। सिर्फ एक एनर्जी फैंटम का ओरा ही इतना भयानक था तो रियल व्यक्ति कितना पावरफुल रहा होगा। फिर भी उसे रीइंकार्नेशन में प्रवेश करना पड़ा। क्या आउटसाइड इविल रेस सचमुच इतनी भयानक थी? अभी जो ओरा महसूस हुआ उससे लगता है कि वो रीइंकार्नेशन बुक में दर्ज एक्सपर्ट्स में से एक था। अगर फ्यूचर में भाग्य ने साथ दिया तो शायद तुम्हारी उससे मुलाकात भी हो जाए। सोल ईटर ने बात खत्म की और तुरंत मुस्कुरा के स्क्रोल सेवन की ओर उछाल दिया। फिलहाल पहले इस ट्रेजर को देखते हैं। जी मास्टर। सेवन ने स्क्रोल पकड़ लिया। इसे खोलो, देखते हैं इसमें क्या है। सोल ईटर ने अभी वाले फैंटम के बारे में कुछ और नहीं कहा। आखिर केवल रीइंकार्नेशन ओरा महसूस होने से उसकी पहचान तय नहीं की जा सकती थी। सेवन ने अपनी सोल पावर स्क्रोल पे फैलाई और दोनों हाथों से उसे धीरे धीरे खोल दिया। जैसे ही स्क्रोल खुला उसके भीतर से एक बेहद पावरफुल सोल सोक बाहर निकला। अच्छी बात है कि तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई कमजोर सोल वाला व्यक्ति से खोलता तो शायद उसी झटके में उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती। सोल ईटर ने समझाया। सोल सोक धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसी पल स्क्रोल के भीतर से एक भयानक सक्शन फोर्स निकली। उसने सेवन को सीधे अपने भीतर खींच लिया। सेवन बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो जानता था ये डोव टेक्निक स्क्रोल का इंटरनल स्पेस था, जहां स्क्रोल क्रिएटर अपना कल्टीवेशन एक्सपीरियंस छोड़ जाता था ताकि सीखने वाले के लिए डोव स्क्रोल को समझना आसान हो सके। क्या अजीब स्पेस है। अंदर पहुंचते ही सेवन ने चारों ओर देखा। जहां तक नजर जाती सिर्फ अंतहीन मिल्की व्हाइट लाइट थी। ना कोई पावर, ना कोई जीव। यहाँ तक कि हेवन एंड अर्थ एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी। वहाँ लाइट है, चलकर देखते हैं। स्पेस के बिल्कुल मिड में एक चकाचौंध कर देने वाली लाइट चमक रही थी। सेवन तुरंत उसकी ओर उड़ गया। यहीं शायद डोव स्किल रिकॉर्ड की गई है। पास पहुंच के उसने सोल पावर से जांच की। पुष्टि होने के बाद वो बोला, देखते हैं इस डोव स्किल का रहस्य क्या है। इतना कह के उसने अपने सोल पावर को एक विशाल एनर्जी पाम का रूप दिया और लाइट के भीतर भेज दिया। तुरंत चमकती हुई लाइट में कुछ विशाल अक्षर उभर आए। अर्ली होली रैंक सोल स्किल इंटरफेरेंस टाइप आई ऑफ गेज। वास्तव में इंटरफेरेंस टाइप सोल स्किल, ये तो सचमुच अनमोल ट्रीजर है। सोल ईटर जोर से हंस पड़ा। सेवन भी मुस्कुरा उठा। ध्यान मत भटकाओ, पूरी तरह शांत हो जाओ और ध्यान से महसूस करो। अचानक सोल ईटर की आवाज गंभीर हो गई। उसी समय पूरी लाइट तेजी से बदलने लगी। सेवन तुरंत वॉइड में पद्मासन लगा के बैठ गया। उसकी सोल पावर लगातार उसके चारों ओर घूमने लगी। लाइट के भीतर पहले से कुछ बड़े अक्षर दिखाई दिए, फिर वो धीरे धीरे एनर्जी स्ट्रीम्स में बदल गए और सीधे सेवन के दिमाग में प्रवेश करने लगे। ये स्पष्ट था कि डोव स्किल का कल्टीवेशन मेथड उसके माइंड में ट्रांसफर हो रहा था। अगले ही पल वॉइड में कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फिगर प्रकट हुआ। वो भी सेवन की तरह पद्मासन लगा के बैठ गया। ये कल्टीवेशन मेथड स्वीकार करने के बाद सेवन को हल्का चक्कर महसूस हुआ, लेकिन सामने मौजूद फैंटम को देख के उसकी आंखें चमक उठी। ये डोव स्किल डिमोन्स्ट्रेशन है। ध्यान से देखो छोटे लड़के, सोल ईटर की आवाज सुनाई थी। अगले ही पल उस फैंटम के भीतर से समुद्र जैसी विशाल सोल पावर फूट पड़ी। वो लगातार उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगी। फिर एक मिस्टीरियस प्रोसेस के बाद उसकी हथेली के ऊपर एक छोटी सी आई प्रकट हुई। उसका आकार लगभग मेडिसिनल पिल के बराबर था। आई ऑफ गेज। सेवन अनायास बोल उठा, लेकिन जैसे ही उस आई का जन्म हुआ, सेवन ने महसूस किया कि चाहे वो अपनी सोल पावर से कितना भी विरोध करे, उसके शरीर की डोची कुछ टाइम के लिए पूरी तरह रुक गई। वो एक भी फाइटिंग स्किल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यही थी इंटरफेरेंस टाइप सोल स्किल की सबसे भयानक पावर। सेकंड स्टेज का सोल कंपटीशन पूरी तरह समाप्त होने के बाद कुछ टाइम के लिए पूरा थंडर रैल्म फिर से दुर्लभ शांति में डूब गया। अगले पूरे 1 महीने तक सेवन भी पूरी तरह शांत रहा। वो अपना सारा टाइम थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक, बॉडी टेक्निक, फाइटिंग टेक्निक और इंटरफेरेंस टाइप सोल स्किल की ट्रेनिंग में बिताने लगा। इस दौरान किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया। इस तरह की शांति सेवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वो लगातार स्क्रोल स्पेस के भीतर बैठ के धीरे धीरे आई ऑफ गेज सोल स्किल पे अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान से उतर के थंडर वर्ल्ड के पहाड़ों पर बिखरी, वैसे ही वहां रहने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच जबरदस्त उत्साह फैल गया, क्योंकि आज थर्ड स्टेज के आधिकारिक रूप से शुरू होने का दिन था। हर कोई इस कॉम्पिटिशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सेवन। कुछ ही देर बाद सेवन के कमरे के बाहर 4 आकृतियां एक साथ खड़ी थी। चलते हैं,
सेवन बिस्तर से उठ के दरवाजा खोलते हुए बोला। वो अच्छी तरह जानता था कि आज कौन सा दिन है। दरवाजे के बाहर खड़ी चारों लड़कियां थी। यू फैमिली की दोनों बहनें डू चीफी और लियू चिंग। तुम्हारा ओरा कुछ अलग लग रहा है। जैसे ही लियू चिंग ने सेवन को देखा, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। इसमें सेवन की बॉडी से निकलने वाला प्रेशर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसमें एक ऐसा रेयर ऑपरेशन था जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। चलो पहले स्क्वायर चलते हैं, थर्ड स्टेज का कंपटीशन शुरू होने वाला है, डू चीफी हल्की मुस्कान के साथ बोली। इसके बाद सभी एक साथ थंडर रेल्म स्क्वायर की ओर चल पड़े। थंडर रेल्म स्क्वायर ये एक विशाल स्क्वायर था जहां एक साथ हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार लोग आसानी से समा सकते थे। लेकिन इस समय पूरा स्क्वायर पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे थे। इतने सारे लोग, ये तो हद से ज्यादा है। इतनी विशाल भीड़ देख के यूरेन अनायास बोल उठी। बगल में खड़े एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और सुनो, आज वैली मास्टर खुद थर्ड स्टेज के रूल्स घोषित करेंगे। सुना है इस बार का कंपटीशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसी समय स्क्वायर के बिल्कुल मिड में मौजूद विशाल खुले स्थान पे अचानक थंडर की तेज गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल थंडर से घिरी एक विशाल आकृति वहां प्रकट हुई। आज हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन के थर्ड स्टेज की शुरुआत का दिन है। गंभीर और पावरफुल आवाज पूरे स्क्वायर में गूंज उठी, फोर्ज थंडर वैली मास्टर। आवाज सुनते ही वहां मौजूद 10,000 एक्सपर्ट्स की नजरें तुरंत उस व्यक्ति पे टिक गई। हर किसी की आंखों में सम्मान और उत्साह झलक रहा था, क्योंकि ऐसा ग्रेट एक्सपर्ट बनना ही उनका अंतिम लक्ष्य था। मैं फोर्ज थंडर वैली की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इतनी विशाल भीड़ को देख के वैली मास्टर संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। तभी भीड़ के बीच से फेंग यू की आवाज सुनाई दी, वैली मास्टर पहले थर्ड स्टेज के रूल्स बता दीजिए। वैली मास्टर हल्के से मुस्कुराया। थर्ड स्टेज को ट्रायल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये तुम सबके लिए गिफ्ट है। इसमें तुम्हें कितनी उपलब्धियां मिलेंगी ये पूरी तरह तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा, उसने मिस्टीरियस अंदाज में कहा। इस कॉम्पिटिशन का डेस्टिनेशन थंडर रेल्म के अनेक माउंटेन रेंजेस के अंतिम छोर पर स्थित थंडर टोम्ब है। उसकी आवाज पूरे स्क्वायर में गूंज उठी, थंडर टोम्ब। सेवन हल्का सा चौंक गया। उधर भीड़ में भी हलचल मच गई। क्या कहा? थंडर टोम्ब? सचमुच थंडर टोम्ब? सुना है थंडर रेल्म के अंतिम माउंटेन्स के पीछे मौजूद थंडर टोम्ब एक होली कल्टीवेशन लैंड है। वहाँ पे हेवन एंड अर्थ एनर्जी बेहद अबंडेंट क्वांटिटी में होती है और उसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। चारों तरफ चर्चाएं शुरू हो गई। डू चीफी मुस्कुराई। थंडर टोम्ब उतनी आसान जगह नहीं है जितनी लोग समझते हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी हैं और जानलेवा खतरे भी। हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अनगिनत एक्सपर्ट्स अपनी मौत के बाद वहीं रह गए। वो अपने समय के ओवरलोड्स थे, लेकिन फिजिकल बॉडी या स्पिरिचुअल पावर समाप्त होने के बाद थंडर टोम्ब की मिस्टीरियस पावर ने उनकी बची हुई एनर्जी को वहीं रोक लिया। आज उनकी छोड़ी हुई एनर्जी ही थंडर टोम्ब की सबसे बड़ी ट्रेजर बन चुकी है। हालांकि उन एनर्जीज में कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं बची। वो केवल लो लेवल के सोल बीस्ट जैसी होती हैं, जिनमें इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उनकी अटैक पावर बेहद भयानक होती है। उन्हें एब्जॉर्ब करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई उन्हें सफलतापूर्वक एब्जॉर्ब कर ले तो मिलने वाले बेनिफिट्स का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सुनकर सेवन ने सिर हिलाया। ये तो डोची कॉन्टिनेंट के हेवनली टोम्ब से काफी मिलता जुलता है। वैली मास्टर फिर बोला, मुझे विश्वास है थंडर टोम्ब के बारे में जितने भी अफवाहें हैं वो सब तुम लोग पहले ही सुन चुके हो। उसके भीतर प्रवेश करने के बाद तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर मौत, ये पूरी तरह तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा हमने थंडर टोम्ब के भीतर 3 फाइटिंग स्पिरिट्स भी रखे हैं। उनमें थंडर, फायर और वुड, इन तीनों एट्रीब्यूट्स की फाइटिंग स्पिरिट्स मौजूद हैं। उसकी बात पूरी होते ही पूरा स्क्वायर मानो फट पड़ा। फाइटिंग स्पिरिट, हर व्यक्ति की सांसें तेज हो गई। वहाँ मौजूद अधिकांश एक्सपर्ट्स के पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, यहाँ तक कि मूंगी जैसे पावरफुल व्यक्ति के पास भी नहीं। आखिर फाइटिंग स्पिरिट बेहद रेयर ट्रेजर थी, उसे ढूंढना ही लगभग इम्पॉसिबल था, और यदि किसी को मिल भी जाए तो अधिकांश फाइटिंग स्पिरिट्स बहुत लो लेवल की होती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार फाइटिंग स्पिरिट एब्जॉर्ब करने के बाद उसे कभी बदला नहीं जा सकता था। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने जल्दबाजी में फाइटिंग स्पिरिट स्वीकार नहीं की थी। तभी मोगी खुद बोल उठा, वैली मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ इन फाइटिंग स्पिरिट्स का लेवल क्या है? वैली मास्टर मुस्कुराया, वो स्पिरिट ग्रेट फाइटिंग स्पिरिट से कमजोर नहीं है। क्या?
पूरे स्क्वायर में फिर से हलचल मच गई। मतलब ग्राउंड ग्रेड से भी ऊपर हर कोई शॉक्ड रह गया। इतनी हाई लेवल की फाइटिंग स्पिरिट इतनी रेयर थी कि उसके लिए कोई भी एक्सपर्ट आग और पानी में कूदने को तैयार हो जाता। वैली मास्टर ने आगे कहा, थंडर टॉम्ब पूरे 1 साल तक खुला रहेगा। इस 1 साल के दौरान तुम सभी पूरी मेहनत से कल्टीवेट कर सकते हो। 1 साल बाद जो 10 लोग थंडर टॉम्ब की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचेंगे, उन्हें 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में प्रवेश का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें थंडर वैली में प्रवेश करने का भी मौका मिलेगा। यह सुन के कई एक्सपर्ट्स ने सिर हिलाया। उनके लिए 1 साल तो पलक झपकने जितना छोटा था। अगर सभी तैयार हैं तो अब शुरू करते हैं। वैली मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। अगले ही पल स्क्वायर के ऊपर स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट होने लगा। धीरे धीरे एक विशाल स्पेस पैसेज बन गया। यही रास्ता सीधे थंडर टॉम्ब की ओर जाता था। जैसे ही स्पेस पैसेज पूरी तरह बना, वहां मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स की आंखें चमक उठी, क्योंकि उस पैसेज के दूसरी ओर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बल्कि उन अनमोल फाइटिंग स्पिरिट्स का भी इंतजार था जिनकी लालसा हर किसी के दिल में थी। सैवियन ने स्पेस पैसेज को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है थंडर टॉम्ब की ये यात्रा काफी दिलचस्प होने वाली है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।